नमस्कार दोस्तों। नई नोटिफिकेशन आउट किया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से वर्कमैन पोस्ट के लिए। दोस्तों, अगर आप इस रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि इस रिक्रूटमेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, क्या एज लिमिट होने चाहिए, इसमें किस तरह से सिलेक्शन ले सकते हैं, सिलेक्शन के बाद कितना सैलरी दिया जाएगा और भी एटसेट्रा चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए और इस वीडियो का लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि जब भी जॉब से संबंधित नई नोटिफिकेशन आउट होगा देन इस चैनल के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इंडिया के एलिजिबल कैंडिडेट्स को वर्कमैन पोस्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करता है। अब देखते हैं कौन से पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होने चाहिए। फीड मेटल वर्कर के लिए क्वालिफिकेशन एफएफएलसी में पास आउट होने चाहिए और आईटीआई नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट फीट मेटल वर्कर या फिटर ट्रेड में पास आउट होने चाहिए। मिनिमम एक्सपीरियंस इस पोस्ट के लिए 3 साल का होने चाहिए या फिर ट्रेनिंग फैब्रिकेशन में होने चाहिए, डेट इज कटिंग, फिटअप एंड वेल्डिंग प्रोसेस में होने चाहिए। नेक्स्ट, वेल्डर के लिए क्वालिफिकेशन एफएफएलसी में पास आउट होने चाहिए और आईटीआई नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट वेल्डर या वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक ट्रेड में पास आउट होने चाहिए। एक्सपीरियंस कम से कम 3 साल का होने चाहिए या फिर ट्रेनिंग रिलेवेंट ट्रेड में होने चाहिए। आउटफिट असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट फिटर के लिए क्वालिफिकेशन एफएफएलसी में पास आउट होने चाहिए और आईटीआई नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट फिटर ट्रेड में होने चाहिए। एक्सपीरियंस कम से कम 3 साल का होने चाहिए रिस्पेक्टिव ट्रेड में या फिर रिलीवेंट ट्रेड में ट्रेनिंग होने चाहिए। मैकेनिक डीजल के लिए क्वालिफिकेशन एफएफएलसी में पास आउट होने चाहिए या फिर आईटीआई नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मैकेनिक डीजल ट्रेड में होने चाहिए। एक्सपीरियंस कम से कम 3 साल का होने चाहिए या फिर रिलीवेंट ट्रेड में ट्रेनिंग होने चाहिए। नेक्स्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए क्वालिफिकेशन एफएफएलसी पास आउट होने चाहिए और आईटीआई नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड में होने चाहिए। एक्सपीरियंस कम से कम 3 साल का होने चाहिए या फिर रिलेवेंट ट्रेड में ट्रेनिंग होने चाहिए। सिमिलरली दोस्तों, आप अदर पोस्ट के लिए भी यहाँ से क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को देख सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी पोस्ट में क्वालिफिकेशन एफएफएलसी पास आउट होने चाहिए और आईटीआई जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड में पास आउट होने चाहिए। एक्सपीरियंस सभी पोस्ट में कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होने चाहिए। यहाँ से आप देख सकते हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 14 जुलाई 2023 से 28 जुलाई 2023 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसीज। फीट मेटल वर्कर्स के लिए टोटल 21 वैकेंसीज है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 3 वैकेंसीज है, ओबीसी के लिए 11 वैकेंसीज है, एससी के लिए 6 वैकेंसीज है, एसटी एप्लीकेंट्स के लिए 1 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएफ के लिए इस पोस्ट में एक भी वैकेंसी नहीं है। वेल्डर में टोटल 34 वैकेंसीज है। सिमिलरली दोस्तों, आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कितने वैकेंसीज है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एक भी वैकेंसीज नहीं है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि वेल्डर में एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर है यस, प्रोवाइडेड आपको अनरिजर्व से अप्लाई करना होगा। अगर आप अनरिजर्व के कट ऑफ को क्लियर कर देते हैं तो आप अनरिजर्व के सीट को ले सकते हैं, जिसमें आपको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा नहीं दिया जाएगा। ओके, फिर आपको अनरिजर्व कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट, आउटफिट असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट फिटर के लिए टोटल 88 वैकेंसीज है। मैकेनिक डीजल के लिए 19 वैकेंसीज है। सिमिलरली दोस्तों, आप अदर पोस्ट के लिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देख सकते हैं कि कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कौन से पोस्ट में कितने वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज 300 है। यहाँ से आप देख लीजिए कैटेगरी वाइज की कौन से कैटेगरी के लिए कितने वैकेंसीज है। देखिए, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के पास राइट है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज को इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकता है और देखिए रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को कैंसिल भी कर सकता है। ओके, देखिए रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में कैंसिल बहुत ही रेयर केस में होता है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के बाद रिक्रूटमेंट कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये बहुत ही रेयर केस में होता है दोस्तों। अब अब देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट के पीरियड को। दोस्तों, जितने भी पोस्ट को हमने ऊपर में डिस्कस किया ये सब नेचर वाइज टेम्पररी है और मैक्सिमम पीरियड 3 सालों का है। दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको क्लियर करवा देना चाहता हूँ कि ये जो परमानेंट नहीं है, ये सिर्फ 3 सालों के लिए है। ओके, हो सकता है कि CFL आपके परफॉर्मेंस को देख करके फर्दर आपके कॉन्ट्रैक्ट के पीरियड को इंक्रीज कर दें। बट देखिए, ऐसा कहीं भी नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया गया है कि आपके परफॉर्मेंस को देख करके CFL कॉन्ट्रैक्ट के पीरियड को इंक्रीज कर देगा। बट देखिए, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट वाले काम में ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट के पीरियड को इंक्रीज भी कर देता है। ओके, अब दोस्तों डिस्कस करते हैं रीन्यूमरेशन और प्लेस ऑफ पोस्टिंग का। तो देखिए, रीन्यूमरेशन जो है वो फर्स्ट ईयर में 23,300
पर मंथ दिया जाएगा। और एक्स्ट्रा अगर आप काम करते हैं तो आपको 4,900 दिया जाएगा पर मंथ। सेकेंड ईयर में 24,000 पर मंथ दिया जाएगा। अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हैं तो 5,000 एक्स्ट्रा दिया जाएगा। थर्ड ईयर में 24,800 पर मंथ दिया जाएगा। और अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हैं तो 5,100 एक्स्ट्रा दिया जाएगा। अब देखिए, इसका पोस्टिंग जो है ये CFL का यूनिट जहाँ पर होगा वहाँ पर ही आपको पोस्ट किया जाएगा। ओके, आपको देखिए इंडिया या फिर इंडिया के बाहर भी आपको फ़र्क करना पड़ सकता है। ओके, जहाँ पर इसका प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा वहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा। अब दोस्तों देखते हैं एज लिमिट। तो एज 30 साल से कम होनी चाहिए और डेट ऑफ बर्थ 29 जुलाई 1993 के बाद का होने चाहिए। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर द रूल्स। SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC NCL को 3 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज और एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स को एज मतलब 45 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं अगर PWD और एक सर्विसमैन के कैंडिडेट्स हैं तो। अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कि आप इसमें सिलेक्शन किस तरह से ले सकते हैं। देखिए, इसमें सिलेक्शन आप फेज 1 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट, फेज 2 प्रैक्टिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, फेज 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप का ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा जो कि 30 मार्क्स कैरी करेगा। फेज 2 में प्रैक्टिकल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा जिसमें 70 मार्क्स कैरी करेगा। ओके, और देखिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो कंडक्ट करवाया जाएगा ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये है कि इसमें किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अगर आप क्वेश्चन को गलत कर देते हैं तो इसमें मार्क्स आपका नहीं काटा जाएगा। ओके, देखिए पार्ट ए में जनरल से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और पार्ट बी में ट्रेड से संबंधित 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, फेज 1 का एग्जाम का ड्यूरेशन 35 मिनट का होगा। ओके, और 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा फेज 1 में। एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा। और देखिए, एग्जाम का जो सेंटर है ये केरला के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट करवाया जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि मेंशन किया गया है। ओके, ये CFL का खुद का चॉइस रहेगा कि कहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए और कहाँ पर नहीं करवाना है। ओके, देखिए फेज़ 1 को जैसे ही आप क्लियर कर लेते हैं उसके बाद सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के बाद फेज़ 2 का टेस्ट होगा जिसमें प्रैक्टिकल टेस्ट करवाया जाएगा। ओके, ये टेस्ट CFL कोची में कंडक्ट करवाया जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर मेंशन किया गया है कि कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितना स्कोर करना है। तो देखिए, अनरिजर्व और EWF कैंडिडेट्स को प्रत्येक टेस्ट में 50% मार्क्स स्कोर करना है। OBC कैंडिडेट्स को प्रत्येक टेस्ट में 45% मार्क्स स्कोर करना है। SC ST कैंडिडेट्स को 40% मार्क्स स्कोर करना है प्रत्येक टेस्ट में। PWBD कैंडिडेट्स को भी प्रत्येक टेस्ट में 40% मार्क्स स्कोर करना है। मेरिट लिस्ट देखिए फेज 1 के मार्क्स के बेसिस पे तैयार किया जाएगा। ओके, और दोस्तों देखिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब होगा ना उस समय अब जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते समय इंफॉर्मेशन आप दीजिएगा वही सेम टू सेम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान भी होने चाहिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ सकता है। अब देखते हैं रिजर्वेशन का बेनिफिट आप कैसे उठा सकते हैं। अगर आप EWF का कैटेगरी हैं, कैंडिडेट्स हैं, EWF के कैंडिडेट्स हैं, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट शो करना होगा या फिर एफेट का सर्टिफिकेट शो करना होगा और ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा अप्रूवल किया हुआ होने चाहिए, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर। यहाँ से आप देख सकते हैं इनमें से एक अथॉरिटी के द्वारा अप्रूवल किया हुआ होने चाहिए। और देखिए, कम से कम तहसीलदार रैंक तक का अप्रूवल होना चाहिए, इससे नीचे का नहीं चलेगा। अगर आप SC ST OBC NCL का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट शो करना होगा और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा अप्रूवल किया हुआ होने चाहिए और कम से कम रैंक जो है वो तहसीलदार का होने चाहिए, मतलब जो अप्रूवल करेंगे वो तहसीलदार रैंक का होने चाहिए। इससे नीचे पोस्ट का अप्रूवल अगर रहेगा तो नहीं चलेगा। ओके, यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है क्लियरली।
क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को हमने तो ऊपर में डिस्कस कर ही लिया है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फी मेंशन किया गया है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना होगा। और ये सारे कैटेगरी के कैंडिडेट्स को छोड़ करके बाकी जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स आते हैं उन सभी को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए ₹600 पे करने होंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। मतलब अगर आप एक बार फी को पेमेंट कर देते हैं तो आप दोबारा रिफंड नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस फॉर्म को तभी अप्लाई करें जब आप इसमें काम करने का सोच रहे हैं। ओके, बिकॉज बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं कि दोस्तों को देख के फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं और बाद में बोलते हैं कि एप्लीकेशन तो मैंने बेकार अप्लाई कर दिया और मुझे एप्लीकेशन फी रिफंड चाहिए। तो यहाँ पर रिफंड का ऑप्शन नहीं मेंशन किया गया है। ओके, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया जाएगा बिकॉज यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। तो आप इस फॉर्म को सोच समझ के ही अप्लाई करें। ओके, देखिए इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोच समझ के अप्लाई करें बिकॉज ₹600 जो है ना, ये हो सकता है कि आपके लाइफ में ये ज़्यादा अमाउंट ना हो, बट बहुत सारे ऐसे इंडिया में लोग हैं जिनके लिए ये ₹600 भी बहुत ज़्यादा अमाउंट है। ओके, तो दोस्तों आप मनी को बैलेंस करके चलें, जहाँ पर इसका यूटिलाइजेशन है वहाँ पर ये यूज करें, यूटिलाइज करें। ओके, सही तरीके से। और इसका पेमेंट आप देखिए ऑनलाइन कर सकते हैं, डेट इज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई एक्सेट्रा के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। आप देखिए इसका फॉर्म इस लिंक में विजिट करके कर सकते हैं दोस्तों। ओके, अब देखिए जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसको आप एक बार स्टडी कर लीजिएगा ताकि फॉर्म को अप्लाई करते समय किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स का आपको फेस ना करना पड़े। ओके, और दोस्तों देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान आप अगर अपीयर होते हैं तो किसी भी तरह का टीए या डीए नहीं पे किया जाएगा। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान आपके खुद के एक्सपेंसेस होगा, मतलब खुद का खर्च पे आपको ये सब करना होगा। ओके, और दोस्तों यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया कि कॉल लेटर फेड नोट बी सेंट टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट बाय पोस्ट। कॉल लेटर जो है वो पोस्ट के द्वारा शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को नहीं सेंड किया जाएगा। ये इस वेबसाइट पे एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। ओके, आप चेक करते रहिएगा और आपको ईमेल पे इंटीमेट कर दिया जाएगा जब भी एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा। तो आप फॉर्म को अप्लाई करते समय वो ईमेल ही फिलअप करें जो वैलिड हो। ओके, तो आई होप दोस्तों इस रिक्रूटमेंट से संबंधित ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी इस रिक्रूटमेंट से संबंधित किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूंगा। और दोस्तों अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर डायरेक्टली आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नोटिफिकेशन को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।